नमस्कार। आज हमारे साथ में हिमांशु कुमार जी हैं, जो बहुत ही मशहूर एक्टिविस्ट हैं, गांधीवादी हैं, आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हम इनसे आदिवासी मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है। धन्यवाद गंगा साय जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने आदिवासियों के बारे में सोचना, लिखना, काम करना कब शुरू किया और ये ख्याल कैसे आया कि आदिवासियों के लिए काम करना चाहिए? मैं जब कॉलेज से निकला था तो कुछ गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, जिसमें निर्मला देश पांडे जो आचार्य विनोबा भावे की सहयोगी थीं, और मेरे पिताजी और काफ़ी सारे गांधीवादी एक बार बस्तर के दौरे पर गए थे और वहाँ एक शिक्षण संस्थान खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त मैं कॉलेज से निकला था तो मैं उनके साथ चला गया। वहाँ गांव में मुझे 15 दिन रहने का मौका मिला। ये बात है 88 की। और वहाँ की हालत देखकर हम लोग गांव वालों को कुछ किताबी सुझाव देते थे। तो वहाँ के आदिवासियों ने कहा कि ऐसे नहीं होगा, आप आओ और हमारे बीच में रहो। तो हम कुछ स्टूडेंट्स ने वादा किया कि अच्छा ठीक है, हम आएंगे कुछ समय के बाद। बाकी लोग भूल गए, मैंने याद रखा और फाइनली मैं 92 में वहाँ पहुँच गया। जनवरी में मैं पहुँचा और अगस्त में शादी हुई और फिर शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी जीवन साथी, हम दोनों पहुँच गए बस्तर और हमने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया और फिर 18 साल वहाँ रहे। आदिवासियों की दुनिया आपको बाहरी दुनिया से कैसे अलग लगी और किन मामलों में आप मानते हैं कि जैसे हमारे मित्र हैं जो हम अकादमिक दुनिया में आजकल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी दर्शन क्या है। तो इसमें आजकल ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है दुनिया भर के स्तर पर। तो हम ये पाते हैं कि दुनिया में जितनी विचारधाराएं मौजूद हैं वो इस सृष्टि को बचाने के लिए नाकाफी है, और आदिवासी दर्शन के साथ चल कर के हम इस सृष्टि को बचा सकते हैं क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों से बचा रखा है इसको। तो क्या आप आदिवासियों के साथ के अपने अनुभवों और उनके विचार दृष्टि के आधार पर कह सकते हैं कि हाँ, आज सृष्टि मतलब आदिवासियों की दृष्टि से अगर पूरी दुनिया को देखें तो आप क्या पाते हैं? जब आप मुझसे आदिवासी जीवन शैली और आदिवासियों की जीवन दृष्टि के बारे में जिक्र करते हैं तो मेरा मन अचानक से इतनी खूबसूरत जगह पहुंच जाता है और मुझे इतनी अंदर से खुशी होने लगती है। मतलब इतना सुंदर जीवन, इतने सुंदर लोग, इतना उनका प्रेमिल सोच कि मैं भीतर से खुशी महसूस करने लगता हूँ, सिर्फ वो सब याद करके भी जो मैंने उनके साथ में वक्त गुजारा है। मतलब आदिवासियों का जीवन, वाह। उनके गांव में कोई विकलांग अनअटेंडेड नहीं रहेगा, पूरा गांव उसकी देखभाल करेगा। कोई विधवा हो वो बेसहारा नहीं रहेगी, पूरा गांव उसकी देखभाल करेगा। कोई छोटा बच्चा अगर अनाथ हो गया है उसकी देखभाल पूरा गांव करेगा, समाज करेगा, परिवार करेगा। कोई वृद्ध अनअटेंडेड नहीं रहेगा। पूरा मतलब हम जाकर के इतनी बेवकूफ़ी की बातें करते थे वहाँ। हम कहते थे अरे तुम लोग गरीब हो, ऐसा करो, बैंक से लोन ले लो, धंधा करो, पैसा कमाओ, मोटरसाइकिल खरीदो, आगे बढ़ जाओ। तो वो हमारी बात नहीं सुनते थे। तो हम कहते थे कि यार ये सुनते नहीं है हमारी बात। फिर जब कुछ साल हम रहे तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, आप जो हमसे कहते हो ना कि अमीर बन जाओ, हमारा अपने समाज से बैर हो जाएगा। हम अकेले क्यों अमीर बन जाएं? सब जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो सब लोग साथ में आगे बढ़ेंगे। क्या दर्शन है, क्या शानदार विचार है। और इस वजह से आदिवासियों में ना तो उनका जो जीवन है, सादा जीवन, वो लंगोटी पहने, चाहे वो मिट्टी के कच्चे घरों में रहें,
उनके उनके आत्मसम्मान में कोई कमी नहीं है, ना उनको इस बात की कोई लज्जा है कि मैं कच्चे मकान में रहता हूँ, सब वैसे ही रहते हैं। तो उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ, और फिर प्रकृति के साथ क्या संबंध उनका। हम लोग जब वहाँ पहुँचे, कितने प्रेम से उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमको अपने परिवार की तरह मान लिया। और मेरी दोनों बेटियां वहाँ पैदा हुई, वो तो आदिवासियों के गोद में ही खेल खेल के बड़ी हुई हैं। सुबह से शाम तक वो लोग ले जाते थे, उन्हीं के साथ बेटियां घूमती रहती थी, वही खिलाते थे, वही सुलाते थे, और रात को लाकर हमारे गोद में छोड़ जाते थे कि ये लीजिए सो गई है। और मेरी पत्नी को किस तरीके से उन्होंने स्वीकार किया, समाज वहाँ की महिलाओं ने मुझे कैसे स्वीकार किया, और फिर हमारे कहने से किस तरीके से उन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने अधिकारों के लिए, कितना विश्वास हम पर किया है, कितना शानदार समुदाय है वो, और कितने बहादुर लोग हैं। मुझे जब याद आता है तो मेरी आंखें भर आती। मतलब इतने बहादुर लोग, न मरने से डरते हैं, हिम्मती लोग, साहस की कोई कमी नहीं, प्रेम की कोई कमी नहीं, समझ की कोई कमी नहीं। मैंने उनको संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे गोंडी में वो शब्द दिया, बोले हमारे यहाँ पहले से है औंडे कुल, हम जमे औंडे कुल, हम सब एक कुल हैं, एक ही हमारा परिवार है पूरा। तो ये विचारधारा वहां पहले से है। तो अगर हम तो आदिवासियों को सिखाने की जो ये घमंड है इस तथाकथित सभ्य समाज का, वो समाज जो खुद कुछ उत्पादन नहीं करता, दूसरे के उत्पादन पर जिंदा रहता है, दूसरे के संसाधनों को छीनने के लिए हिंसा करता है, अपनी सीआरपीएफ भेजता है आदिवासी इलाकों में ताकि वहां से लूट करके सामान लाया जा सके, संसाधन लाए, वो समाज सिखाएगा आदिवासियों को जो लुटेरा समाज है। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ये पाता हूँ कि जैसे आज मतलब विचारधाराओं की हम बात करें तो कोई भी विचारधारा होती है वो शुरुआत तो उसकी इस बात से होती है कि वो एक समुदाय की मुक्ति के लिए काम करना सबसे पहले शुरू करती है कि हमें किसी को मजदूरों को मुक्त करना है, किसी को किसी समुदाय को मुक्त करना है, किसी को किसी वर्ग को मुक्त करना है। लेकिन अंततः सारी विचारधाराएं कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करने की जुगत में लग जाती है। और जो जैसे कई लोग सोचते हैं, खासतौर पर हमारे दलित साथी सोचते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर भी इसके करीब ही सोचते थे कि भाई सत्ता अगर आप प्राप्त करेंगे तभी समाज में बदलाव आप कर सकते हैं। मार्क्सवादियों ने भी इसको आजमा करके देखा। मैं ये सोचता हूँ, आदिवासी दृष्टि से जब मैं सोचता हूँ तो मैं पाता हूँ कि सत्ता कोई समाधान नहीं है, सत्ता समस्याओं की जड़ है। जो हमारे अंदर सत्ता की भावना है, यानी किसी पर राज करने की चाह, चाहे हम कमजोर तबके के हैं, चाहे हम किसी और तबके के हैं, हम किसी की मुक्ति के लिए बात करते करते जब सत्ता के चक्रव्यूह में फंसने लगते हैं तो उससे समाधान नहीं निकलते, उससे समस्याएं पैदा होती है। और आदिवासी समाज इस सत्ता के पूरे व्यू से काफी बचा रहा है। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि जैसे अगर हम आदिवासियों की बात करेंगे, लोग कहेंगे कि भाई आप क्यों उनको जंगलों में रखना चाहते हो, आप उनको गरीब रखना चाहते हो, आप उनको जंगलों में रखना चाहते हो। आप जब जल जंगल जमीन बचाने की बात करें तो बेसिकली आप अपने लिए तो सुविधाएं जुटा लिया आपने, लेकिन आप उनको वहीं रखना चाहते हो। आप उनकी मुक्ति के लिए काम क्यों नहीं करना चाहते? तो मुक्ति से लोगों का तात्पर्य होता है कि उनके पास ज्यादा संसाधन हो, उनके पास ज्यादा पावर हो, ज्यादा पैसे हो। तो क्या मुक्ति का बाहरी समाज का ये दर्शन सही है, या आदिवासी जो सीमित चीजों में सामूहिकता के साथ, उत्सव धर्मिता के साथ जीते हैं, वो रास्ता सही है? देखिए, अभी जो बहुत अल्टीमेट एक विचारधाराएं आ रही हैं उसके मुताबिक हम जो विकास का पैमाना बनाकर बैठे हैं कि ज़्यादा सामान होगा तो हम विकसित होंगे, और जैसा आपने जिक्र किया कि आदिवासी को क्या हम लोग गरीब बनाकर रखना चाहते हैं, उसे जंगलों में ही रखना चाहते हैं। जब हमारा जो दुनिया है इसमें कोई व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है तो अंत में वो कहाँ जाके रहने लगता है? वो जाकर प्रकृति की गोद में रहने लगता है।
जो बहुत अमीर होता है वो बहुत ग्रीनरी के बीच में जाके रहने लगता है, फार्म हाउस बनाता है। वो कोई कंक्रीट के जंगल में आकर के नहीं रहता, वो जाकर के घने जंगल के बीच में कोई रिसोर्ट या जिसको फार्म हाउस कहता है उसमें जाकर रहने लगता है। तो जो अल्टीमेट जीवन का सुख है वो प्रकृति के बीच में है, ये बात सबको पता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उसको अगर जंगल से निकाल देंगे तो उसका विकास हो जाएगा, और ये हमारी चालाकी है, क्योंकि हमको जंगल पे कब्जा करना है। जंगल से जो खनिज निकलेगा, लकड़ी निकलेगी, पानी मिलेगा, उसका हमको शहर में उपभोग करना है, इसलिए हम जंगल पर कब्जा करते हैं। और आदिवासी जंगल को बचाना चाहता है, तो हम कहते हैं कि ये जो कुछ आदिवासियों को भड़काने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहते कि आदिवासी जंगल से बाहर निकले। तो ये बात तो हम समझते हैं कि उनकी क्या राजनीति है। आपने जो सत्ता की बात कही, देखिए सत्ता अपने आप में एक जो राजनीतिक सत्ता है उसके कई सारे लेयर्स हैं। स्त्री के सामने पुरुष सत्तावान है, एक आदिवासी के सामने शहरी ज्यादा सत्तावान है, एक दलित के मुकाबले सवर्ण ज्यादा सत्तावान है, एक अमीर के गरीब के मुकाबले अमीर ज्यादा सत्तावान है। तो ये जो सारी सत्ताएं हैं समाज में अलग अलग लेयर्स में, ये सब मिलकर के राजनीतिक सत्ता उसको सपोर्ट करती है। तो हमें अगर राजनीतिक सत्ता को समाज में विभिन्न सत्ताओं का पोषक बनने से रोकना है, तो हमें नीचे के लेवल से काम शुरू करना होगा कि स्त्री पुरुष समानता कैसे आए, दलित सवर्ण जो सत्ता का असंतुलन है उसको कैसे ठीक किया जाए। जब हम समाज के अलग अलग लेवल पर जो सत्ताएं विद्यमान हैं उनके लेवल पर काम करेंगे, तो जो राजनीतिक सत्ता आज सर्वभक्षक हो गई और सबको एक जगह केंद्रित हो गई और सबको सपोर्ट कर रही, वो हमेशा सत्ता, राजनीतिक सत्ता सारी सत्ताओं को सपोर्ट करती है। आज अगर सत्ता का सपोर्ट है तो वो पुरुष को है, वो अमीर को है, वो सवर्ण को है। तो हम इन लेवलों पर काम करेंगे तो जो राजनीतिक सत्ता है उसका जो दंश है, उसका जो बुराई है, उसको हम ठीक कर पाएंगे। लेकिन हम लोग ये सोचने लगते हैं कि सीधे हम राजनीतिक सत्ता पे कब्जा कर दें तो पूरे समाज को हम ठीक कर पाएंगे, वो हो नहीं पाता। आज भी हम लोगों को बहुत सारे लोग जो हैं वो ये गलती कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो मौजूदा पार्टी है या मौजूदा प्रधानमंत्री है या मौजूदा सत्ता है इसको बदल दो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो नीचे से ऊपर तक भेदभाव है, नफरत है, उस पर अगर हमने काम नहीं किया तो राजनीतिक सत्ता का स्वभाव और उसका काम करने का तरीका यही रहेगा। इस मामले में आदिवासियों के पास आपको कोई विकल्प दिखाई पड़ता है? मतलब हम सत्ता मुक्त समाज की तरफ बढ़ सकते हैं या इस राजनीतिक सत्ता के बजाय वास्तविक समानता की तरफ हम बढ़ सकते हैं? देखिए, भारत में जो सत्ताहीन है, सत्ताहीन के पास ही रास्ता है। जो सत्तावान है वो तो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है। सत्तावान इस पूरे चाहे नहीं, सत्ताहीन तो बहुत लोग हैं। जैसे अब दलितों के पास भी सत्ता नहीं है, मजदूरों के पास भी सत्ता नहीं है, और वो उसके प्रयोग इतिहास में हुए हैं कि भाई अगर उनको सत्ता प्रदान करके और उनके दुखों का अंत हो सकता है क्या? तो हमने पाया कि नहीं, दुखों का अंत नहीं हो पा रहा है, समानता नहीं आ पा रही है उनको सत्ता दिए जाने के बावजूद। सत्ता दिए जाना एक चीज है और उसके ऊपर जिसकी सत्ता चल रही है उससे उसको मुक्ति दिलाना दूसरी चीज है। अगर दलित मुक्ति का सवाल है तो उसका रास्ता ये नहीं है कि दलित को सत्ता दे दो, उसका रास्ता ये है कि सवर्ण की सत्ता कम कर दो। सवर्ण के पास जो पीटने की सत्ता है, जो उसका आर्थिक शोषण करने की सत्ता है, वो कम कर दो तो दलित की सत्ता अपने आप बढ़ जाती है ना। हम ये सोचते हैं कि आदिवासी को सत्ता दे दो या दलित को सत्ता दे दो का मतलब है उसको एमएलए बना दो या उसको राष्ट्रपति बना दो, मुख्यमंत्री बना दो तो वो सत्तावान हो जाएगा। वो तरीका नहीं है, बल्कि जो सत्तावान परंपरागत रूप से है उसकी सत्ता कम कर दो कि तुमको नहीं। जैसे इस मामले में जो विचारधाराएं मौजूद हैं हमारे पास में, मुक्ति के आख्यान मौजूद है, चाहे वो मार्क्सवाद है,
चाहे वो अम्बेडकरवाद है, चाहे और कोई लोहियावाद है, तो ये वाद या समाजवाद का रास्ता है, साम्यवाद का रास्ता है, ये वाद मैं ये सोचता हूँ कि अपर्याप्त साबित हो गए समानता स्थापित करने की दिशा में, और इस मामले में आदिवासी दर्शन एक रास्ता दिखा सकता है। आप क्या सोचते हैं? बेशक बेशक, आदिवासी जीवन शैली, उनकी समाज रचना बहुत बेहतर एक तरीका बताती है, एक विकल्प बताती है, जो वर्तमान हमारी अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था है वो दूसरे के संसाधनों पर कब्जा करके अपनी रहन सहन और जीवन शैली को बहुत विलासितापूर्ण बनाने की तरफ जा रही है। वो उसी पर आधारित है, और उसके कारण न सिर्फ देशों के अंदर इंटरनल कॉलोनाइजेशन हो रहा है, इंटरनल वॉर्स हो रही हैं। देखिए, आज अगर आप ध्यान दें तो आप ये रूस यूक्रेन की लड़ाई पर क्यों चिंतित हो रहे हैं? भारत के अंदर लगातार इंटरनल वॉर चल रही है। भारत के सिपाही कहाँ हैं? सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी कहाँ हैं? आदिवासी इलाकों में। क्या करने गई हैं? संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? गरीब के विकास के लिए नहीं, अमीरों के लिए, उनकी तिजोरी भरने के लिए। वो क्या कर रही है वहां जाके? मार रही है। किसको मार रही है? आदिवासियों को। उनके नहीं, हम इस पे बात कर रहे थे कि आदिवासी दर्शन के पास में इस सत्ता का विकल्प। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप अपने संसाधनों पर कैसे सादगीपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। भाई, जो आज शहर का जीवन शैली है उसमें 5 पृथ्वी चाहिए हमको, कहां से लाओगे? तो एक तो पर्यावरण के प्रति हिंसा, फिर अपने ही लोगों को मारने के लिए सिपाही भेज रहे हो, लोगों के प्रति हिंसा। तो ये तो पूरी जीवन शैली हिंसा को जन्म देने वाली है, तरह तरह की हिंसा को जन्म देने वाली है। उसके बरक्स हम जो सादगीपूर्ण जीवन है, सस्टेनेबल जीवन है, कि भाई ऐसा जियो कि आपके मरने के बाद इस दुनिया में खराबी ना बढ़े, कि आप जब तक जिंदा रहे आपने इतना कार्बन फुटप्रिंट पैदा किया कि आपके आने के बाद दुनिया और बदतर हो गई। ऐसे जीवन मत जियो। ऐसा जियो कि आने वाले बच्चों के लिए ये दुनिया बची रहे। तो इतना ज्यादा खनन मत करो, इतना नदी को पॉल्यूट मत करो, इतना ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करो, इतना जंगल मत काटो, लोगों से छीनो मत, उनको बेघर मत करो, उनको बेजमीन मत करो, है ना? ऐसा जीवन जियो। तो वो जीवन शैली तो आदिवासी की है। हम उससे सीखने को तैयार हैं क्या? अगर सीखेंगे तो बच जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो नहीं बचेंगे। आज हम क्या सोचते हैं कि पेड़ अलग चीज है, प्रकृति अलग चीज है और मनुष्य अलग चीज है। जिस दिन पेड़ नहीं रहेगा, मनुष्य भी पट्ट से गिर के मर जाएगा। मनुष्य और पेड़ जुड़ा हुआ है, तो पेड़ को कौन बचा रहा है? आदिवासी बचा रहा है। तो वो तो पूरी सभ्यता को बचा रहा है, वो तो पूरी मनुष्यता को बचा रहा है आदिवासी। और उसको हम वहां से निकाल के भगाना चाहते हैं कि जंगल से तू निकल जा, वहां पर उद्योगपति खनन करेगा तो देश का विकास होगा। अच्छा, मैं समाज विज्ञान की गोष्ठियों में जब हिस्सा लेता हूँ तो जैसे हम साहित्य की दुनिया में तो आदिवासी को एक संयुक्त अभिवादन के रूप में या संयुक्त पहचान के रूप में मानते हैं, और उसी के आधार पर हम बातचीत करते हैं, आदिवासी साहित्य पे बात करते हैं, आदिवासी दर्शन पे बात करते हैं। लेकिन जब मैं समाज विज्ञान के सेमिनारों में हिस्सा लेता हूं तो वो लोग कहते हैं कि आप आदिवासी की बात ऐसे गोलमोल मत करो, आप स्पेसिफाई करो किस आदिवासी की बात कर रहे हो। फिर आदिवासियों के बीच भी हायरार्की है, वहाँ पे भी पदानुक्रम है, ऊंच नीच है, उसकी बात करो। स्त्री पुरुष का पदानुक्रम है, एक समुदाय का दूसरे समुदाय से पदानुक्रम है, उसकी बात करो, वहाँ की समस्याओं को। तो आपको क्या लगता है कि ये जब समाज विज्ञान के लोग ये सवाल उठाते हैं तो वो आदिवासियों को ठीक से नहीं समझ रहे, या फिर ये उनके सवाल वाजिब है, इन पे पहले बात करना जरूरी है? कोई आदिवासी जैसी आइडेंटिटी है या नहीं है? देखिए, आदिवासी आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। और आदिवासियों का एक अपना बहुत ही, जिसको कहे, अनुकरणीय समाज व्यवस्था है उनकी, जिसको हम सीख सकते हैं। जहाँ तक स्त्री पुरुष असमानता की आपने बात करी आदिवासी समुदाय में, वो कुछ अंशों में है, लेकिन वो जो दूसरा गैर आदिवासी समुदाय है उसका जो
पितृसत्ता है उससे बहुत भिन्न है। हमारे यहाँ जो पितृसत्ता है जो गैर आदिवासी समाजों में, वो बहुत भयानक है। उसमें पुरुष हर जगह ऊंचा है। आदिवासी समाज में वो एक दो जगह है, जैसे पूजा के स्थल में पुरुष जाएगा जहाँ पर वो सामूहिक पूजा होती है, वहाँ अगर स्त्री नहीं जाती है। बाकी जीवन में कहीं भी ये नहीं कि स्त्री पाँव छुएगी, पुरुष के शादी के बाद मांग भरेगी, या पुरुष की लंबी आयु के लिए व्रत रखेगी, या वो पति परमेश्वर है। ऐसी कोई विचारधारा आदिवासियों में नहीं है। तो पितृसत्ता का जो भयानक स्तर गैर आदिवासी समाजों में है, वो तो आदिवासियों में नहीं देखा मैंने, वो नहीं है। फिर जो आप कह रहे हैं कि उनमें विभिन्न समुदायों के बीच में आदिवासियों के ऊंच नीच है, वो नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है सभी आदिवासी गोत्र समान हैं, कोई आदिवासी गोत्र एक दूसरे से ऊंचा नहीं है। हाँ, समगोत्र विवाह वहाँ भी वर्जित है। उनके यहाँ दो तरह के होते हैं, एक जिसको दादा तम्मोर गोत्र बोलते हैं और दूसरा सगा गोत्र बोलते हैं। सगा गोत्र में विवाह होते हैं और दादा तम्मोर में मतलब भाइयों वाले गोत्रों में नहीं होते हैं। तो वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो उनकी वो एक रक्त शुद्धि वाला जो एक वैज्ञानिक आधार है वो तो है। लेकिन उनमें हायरार्की जैसी चीज वो नहीं है। बहुत समानता पर आधारित वो है। अच्छा, अब जैसे एक चीज है भोजन को लेकर के, भोजन को लेकर इस देश में हिंसा होती है कि ये पशु को हम पवित्र मानते हैं इसलिए हम तुम्हें भी नहीं खाने देंगे। ये तो घनघोर अवैज्ञानिक विचार है और अलोकतांत्रिक विचार है। अरे भाई, आप किसी पशु को पवित्र मानते हैं तो आप मानिए, लेकिन आप ये जिद कैसे कर सकते हैं कि तुम भी मानो। आदिवासियों में भी पशु पक्षियों को पवित्र माना जाता है और वहाँ विभिन्न गोत्र, विभिन्न उनके टोटम हैं और अपने अपने उस टोटम के पशु हैं जिसको वो नहीं खाते हैं। जैसे बोगामी है, बस्तर में बोगामी है, वो बकरा नहीं खाते। नेताम है, वो कछुआ नहीं खाते। कुंजामी है, वो उल्लू का पक्षी को नहीं खाते। अब ये नहीं होता है कि तेलामी अगर बकरा खाएगा वो बोगामी के सामने बैठ के भी खाएगा, तो बोगामी उससे लड़ने नहीं लगेगा कि मैं चूंकि बकरे को पवित्र मानता हूं इसलिए मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। वो उसके सामने खाएगा। तो ये जो चीज सीखनी है हमको कि ठीक है, आप किसी को पवित्र मानते हैं, आप नहीं खाते हैं, आपकी मान्यता है, आप अपनी मान्यता के साथ जी सकते हैं, दूसरे को उसकी मान्यताओं के साथ जीने दीजिए। ये इतना लोकतंत्र भी अगर हम नहीं सीख रहे हैं और वो आदिवासी हमको सिखा रहा है कि भाई देखो, हम लोग भी पवित्र मानते हैं किसी पशु को, लेकिन हम दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं। तो हम लोग जैसे साहित्य की बातचीत में आदिवासी भाषाओं को बचाने की बात करते हैं, उनकी संस्कृति को बचाने की बात करते हैं। तो अब लेकिन जब भाषा साहित्य की दूसरी बहसें हम देखते हैं तो अब एक हिंदी दिवस है, एक विश्व हिंदी दिवस है, एक मातृभाषा दिवस है, लेकिन इन तीनों दिवसों में मातृभाषाओं की, जो आदिवासी भाषाओं की कोई बात नहीं हो पाती। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस तो हो गया हिंदी के लिए, मातृभाषाओं में कम से कम छोटी भाषाओं की हम बात कर लें। तो फिर लोग कहते हैं कि भाई कितनी भाषाओं को बचाएंगे। मैं कहता हूँ हर आदमी की भाषा बचनी चाहिए, क्योंकि भाषा माँ की तरह होती है। जैसे हमारी माँ अगर नहीं रहेगी तो हम, अब मैं आज जानना चाहता हूँ कि मेरे बचपन के अनुभव क्या है, तो मेरी माँ नहीं है तो मेरे पास कोई स्रोत नहीं है जानने का। उनके पास अनंत भंडार था इन चीज़ों का। तो ऐसी भाषा के पास में पूरी हजारों पीढ़ियों के ज्ञान का भंडार है, उनकी स्मृतियाँ हैं। तो इसलिए हर भाषा को बचाया जाना जरूरी है, उनकी संस्कृति को बचाया जाना जरूरी है। संस्कृति में कुछ खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक भिन्न संस्कृति है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि क्या हम आदिवासियों को, उनकी भाषाओं को, उनकी संस्कृति को बचाने की जब बात कर रहे हैं तो हम क्या उनको पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई नहीं, जैसे खासतौर पे आजकल हमारे दलित साथी और ओबीसी साथी कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ा सकते, पहली क्लास से, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। मैं कहता हूँ कि मातृभाषा माध्यम में एक कार्यक्रम के बारे में बताऊँ। एक कार्यक्रम चल रहा था उदित राज जी, मैं मन से बात बोल रहा था तो उन्होंने मुझे बीच में रोका कि ये आप नहीं कह सकते।
मातृभाषाओं की बात मत कीजिए, यहाँ पे अंग्रेजी की बात कीजिए। हर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहिए। हर बच्चे को पहली क्लास से इंग्लिश जरूरी हो, तभी वो, जैसे ज्ञान आयोग की सिफारिश थी, आप जानते होंगे, सैम पित्रोदा की यही सिफारिश थी कि अब सारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े और उनका मूल्यांकन उनके विषय के आधार पर नहीं, उनकी भाषा ज्ञान के आधार पर हो, उनको अंग्रेजी कैसे आती है। तो ये जो एक समझदारी है कि हम किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं, तो उसमें जब हम भाषाओं को बचाने की बात करते हैं, संस्कृति को बचाने की बात करते हैं, नदियों जंगलों पहाड़ों को बचाने की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आप पीछे ले जा रहे हैं उनको। तो क्या हम पीछे ले जा रहे हैं? क्या आगे जो आगे जाने की बात है वो कहाँ किस तरफ जा रहे हैं हम, और क्या वो आदिवासियों के लिए उचित रास्ता है अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ करके किसी और भाषा में शिक्षा क्या सब प्राप्त कर सकेंगे? क्या वो जरूरी है? इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, बीच में एक ऐसा दौर आया था जब हमें लगने लगा था कि अंग्रेजी पढ़ने के बाद हम इस आर्थिक जगत में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं, हमारे समुदाय का और हमारे परिवार का आर्थिक विकास हो जाएगा। लेकिन जब पूंजीवाद ने और ज़्यादा थोड़ा सा विकास किया तो वो उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब आप अंग्रेजी पढ़ लीजिए, कोई भी MBA कर लीजिए या कोई भी IT प्रोफेशनल बन जाइए, अब आपके लिए नौकरी नहीं है, अब आपके लिए इस पूंजीवादी जगत में स्थान नहीं बचा है। अब वो इतना सीमित हो गया है कि अब वहाँ ना नौकरियाँ हैं ना आपके लिए स्थान है, इसलिए अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी अब आपकी हालत बदलने वाली नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल हमारे पास है? तो वो बेशक है, और उस अल्टरनेटिव मॉडल में जो इंडिजिनस होगा, जो अपना देसी होगा, जिसमें हमारे संसाधन होंगे, हमारा अपना आर्थिक मॉडल होगा, और उस मॉडल में समानता होगी, बंटवारा होगा, सबको उसका लाभ मिलेगा। हमने जो एक सिस्टम अपनाया था कि जिसमें सारे संसाधन कुछ लोगों की मुट्ठी में दे दो, वो लोग बड़े बड़े उद्योग खड़े करेंगे और वो सबको रोजगार दे देंगे, वो मॉडल फेल हो गया। उस मॉडल में ये था कि उस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में बच्चों को तैयार किया जाए, जो इस औद्योगिक व्यवस्था में और पूंजीवादी व्यवस्था में जाके फिट हो जाए, अच्छी तनख्वाह ले ले, अच्छा स्थान प्राप्त कर ले, तो अंग्रेजी पढ़ाओ, क्योंकि अंग्रेजी की जरूरत है वहां पर। लेकिन वो मॉडल फेल हो गया है। तो अब वो पूरा का पूरा विमर्श जो है उसकी पोल खुल गई है। दूसरा जो भाषाओं की बात है, देखिए, गोंडी एक ऐसी भाषा है जो 4-5 राज्यों के आदिवासी बोलते हैं। लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ का आदिवासी है जो गोंडी बोलता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसको हम प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा का मतलब है मातृभाषा में शिक्षा। अगर वो आप दूसरी भाषा में दे रहे हैं तो वो सेकेंडरी एजुकेशन है। तो आदिवासी बच्चे को कभी भी प्राथमिक शिक्षा नहीं मिलती है, उसको हमेशा सेकेंडरी एजुकेशन मिलती है। जैसे छत्तीसगढ़ का जो आदिवासी है उसके TC में लिखा रहता है मातृभाषा हिंदी, जबकि गोंडी है। वही गोंडी बॉर्डर पार कर जाइए बीजापुर जिले का तो आंध्र प्रदेश लग जाएगा, तेलंगाना लग जाएगा, वहां पर तेलुगु बोली जाती है। तो वहां जो आदिवासी यही भाषा बोलने वाला, गोंडी बोलने वाला है, उसकी मातृभाषा मराठी लिख दी जाएगी या तेलुगु लिख दी जाएगी। महाराष्ट्र भी सटा हुआ है, तेलंगाना भी सटा हुआ है, वही भाषा बोलने वाले। अब उनको वहां की सेकेंडरी लैंग्वेज जो है प्रदेश की, जो बाहरी समाज है उसकी भाषा, उसकी प्राथमिक भाषा बना दी जाती है जबरदस्ती। तो एक तरीके का भारत में ये भाषाई जिसको साम्राज्यवाद है वो चलता है कि जो ज्यादा लोगों की भाषा है वो कम लोगों की भाषा को खा जाती है, उसको खत्म कर देती है, निगल जाती है। हमको उस पर भी सावधान रहने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक व्यक्ति की भाषा को भी बचाने की जरूरत है। अगर 2 लोग भी कोई भाषा बोल रहे हैं उनको बचाने की जरूरत है। मैं तो बस्तर गया, मैंने वहाँ की भाषा सीखी, जो कोया माटा जिसको कहते हैं, जो द्रविड़ ओरिजिन की भाषा